हेलो सभी हिंदी प्रेमियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष से शिखर तक पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत जो यूजीसी नेट इकाई 3 के अंतर्गत सम्मिलित हैं और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 2 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आज हम शुरू करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत। चलिए, साहित्य शास्त्र को ही प्राचीन काल में काव्य शास्त्र कहा जाता था। साहित्य शास्त्र है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? काव्य शास्त्र कहा जाता था। उस समय साहित्य शास्त्र में अलंकार, रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य आदि संप्रदायों तथा सिद्धांतों का साहित्य पर पूर्ण रूप से वर्चस्व था। किसका? उस समय जो साहित्य शास्त्र है उस पर अलंकार, रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य आदि संप्रदायों और सिद्धांतों का साहित्य पर पूर्ण रूप से वर्चस्व था। चलिए, अतः इन सभी सिद्धांतों और गुणों से युक्त शास्त्र ही साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र कहलाता है। किन सिद्धांतों से? अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भामह ने किया था। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भरत मुनि ने। ध्वनि का आनंद वर्धन ने, रीति का वामन ने और वक्रोक्ति का कुंतक ने किया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं काव्य शास्त्र। चलिए, प्राचीन समय आदिकाल और मध्यकाल। आदिकाल मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया था। पहले भक्ति काल, फिर उसके बाद में रीति काल। इनमें क्या था? काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र कहा जाता था। किसमें? जो आदिकाल और मध्यकाल है उसमें काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता था? साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र कहा जाता था। साहित्य शास्त्र में प्रथमतः है अलंकार ही काव्य का सर्वस्व था। क्या था? जो साहित्य शास्त्र है उसमें सबसे पहले क्या था? अलंकार है, वही काव्य के अंतर्गत सब कुछ था। अलंकार के गहन विश्लेषण को वक्रोक्ति सिद्धांत और अर्थ समीक्षा से ध्वनि के सिद्धांत को स्पष्ट स्वरूप मिला। किसमें? जो अलंकार का गहन विश्लेषण किया उसमें तो वक्रोक्ति सिद्धांत को, और जो अर्थ समीक्षा से जो ध्वनि का सिद्धांत है उसको साहित्य शास्त्र में स्पष्ट स्वरूप मिला था। अंततः रस, ध्वनि, गुण आदि काव्य तत्वों के समावेशन के कारण साहित्य शास्त्र को संभवतः है किस के कारण? रस, ध्वनि, गुण आदि काव्य तत्वों के समावेशन मतलब इनका मिश्रण रूप के कारण साहित्य शास्त्र को संभवतः क्या कहा जाता था? काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, आधुनिक साहित्य में साहित्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय है। किसका है? अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय क्या है? साहित्य है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? साहित्य शब्द से हुई है। किससे? साहित्य शब्द से हुई है। संस्कृत में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। किस प्रकार से? साहित्येन भावः स साहित्यम, अर्थात जो हित के भावों से परिपूर्ण है वही क्या है? साहित्य है। साहित्य में यत प्रत्यय लगाया। अब आपसे पूछे कि साहित्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय है। यत प्रत्यय लगाकर साहित्य शब्द बना। अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। किस प्रकार से? जो अंग्रेजी का जो लिटरेचर है उसका प्रयोग कितने अर्थों में होता है? तो 2 अर्थों में होता है। कौन से में? व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। क्वेश्चन कहीं से भी उठापटक हो सकती है, कहीं से भी उठाया जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसलिए इस बात को तो आप दूर ही रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड के ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं है कि कभी भी कहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, साहित्य में जैसे व्याकरणिक दृष्टि से साहित्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय हो गया। और यहाँ पे जो अंग्रेजी के जो लिटरेचर शब्द का प्रयोग है 2 अर्थों में हुआ, तो कौन से में? व्यापक या संकुचित। तो 2 हो गए, व्यापक में होता है और संकुचित होता है।
व्यापक अर्थ में संपूर्ण वाङ्मय का बोध कराता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विषयों का साहित्य आ जाता है। संपूर्ण विषयों का साहित्य, आपको पता है हिंदी के अलावा अलग विषय भी हैं, उनका भी इतिहास होता है। भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान बहुत से होते हैं, तो इनका भी अलग से एक साहित्य होता है। और जो संकुचित अर्थ है वो होता है, वो रसात्मक साहित्य के अंतर्गत आता है। रसात्मक साहित्य मतलब इसके अंतर्गत उपन्यास, कविता, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि सभी विधाएं आ सकती हैं। साहित्य के अंतर्गत हिंदी में जो उपन्यास, कविता, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि सभी विधाएं आ जाती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, अतः समाज के लिए कल्याणकारी प्रत्येक रचना अथवा कृति साहित्य की श्रेणी में आ जाती है। समाज के लिए कल्याणकारी मतलब जो भी आप साहित्य लिखें, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे संस्मरण, उसमें हित किसका होना चाहिए? समाज का हित होना चाहिए। और समाज के लिए जो हितकारिणी जो प्रत्येक रचना अथवा किसी भी प्रकार की कोई कृति है वो साहित्य की श्रेणी में आ जाती है। किंतु साहित्य का वास्तविक तात्पर्य क्या होता है? रसात्मक साहित्य से है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे साहित्य का वास्तविक तात्पर्य किससे है, तो रसात्मक साहित्य से है, क्योंकि रसात्मक साहित्य में ही भावनाओं की प्रमुखता होती है। रसात्मक साहित्य से क्या होती है? भावना से जुड़ेंगे तभी हमें रस की अनुभूति होगी। इन भावनाओं को साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे मतलब भावनाओं को विकसित करने के लिए साहित्य की अलग अलग विधाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत, प्रगीत, निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, पत्र साहित्य, नवगीत, गजल, चतुष्पदी, लंबी कविता आदि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। किसको? जो भावनाएं हैं, जो रसात्मक अनुभूति है, ठीक है, वो ये इनके साधन हैं, विधा हैं, उनके माध्यम से भावनाओं की अनुभूति हो जाती है। ठीक, फिर होते हैं काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण समझते हैं। काव्य शास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए कालांतर में विभिन्न काव्य संप्रदायों का विकास हुआ। ठीक है, काव्य शास्त्र के स्वरूप मतलब उसके रूप को समझने के लिए कालांतर में विभिन्न काव्य संप्रदाय जैसे हमने पढ़ा भी, अलंकार, रीति, रस, वक्रोक्ति, इस प्रकार से जो काव्य संप्रदाय हैं उनका विकास हुआ, जिसमें काव्य और उसके लक्षणों पर आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। काव्य और काव्य के लक्षण, काव्य में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उसके ऊपर अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत स्वीकृत किए हैं या प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए विभिन्न काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। उन्होंने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए अपने अपने काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। यद्यपि उन सभी मतों को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ हम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख आचार्यों तथा समीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों की विस्तृत विवेचना करेंगे। अब हम देखते हैं संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण निम्नलिखित हैं। आचार्य भामह कौन सी शताब्दी के हैं? तो ये 6ठी शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के हैं? 6ठी शताब्दी के हैं। भामह 6ठी शताब्दी के प्रमुख संस्कृत आचार्य थे। भामह कौन से आचार्य थे? तो ये संस्कृत आचार्य थे। कौन सी शताब्दी के थे? तो 6ठी शताब्दी के थे। कौन सी शताब्दी के थे? 6ठी शताब्दी के थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। किस प्रकार से? शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या दी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। मतलब शब्द और अर्थ का जो साथ साथ हमें भाव होता है वही क्या है? काव्य है।
यहाँ सहित शब्द भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या बताया है कि जो सहित शब्द है वो किसकी उत्पत्ति करता है? भ्रम की उत्पत्ति करता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। किस प्रकार से? सहित से यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। कैसे? हित सहित या साहित्यिक समन्वय। हित सहित लेने पर भाम्य की परिभाषा होगी। हित सहित लेने से दो अर्थ निकलते हैं, तो पहला अर्थ निकलता हित सहित। तो अगर हम हित सहित लेंगे तो भाम्य की परिभाषा क्या होगी? शब्द और अर्थ के लोक कल्याणकारी भाव को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के लोक कल्याणकारी, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि कोई भी साहित्य हो वो किसके लिए होगा? जनता के लिए होगा, समाज के लिए होगा, लोगों के कल्याण के लिए होगा। तो वो भाव ही क्या कहलाता है? काव्य कहा जाता है। लेकिन जो साहित्यिक समन्वय का अर्थ लेंगे तब परिभाषा का स्वरूप क्या होगा? शब्द और अर्थ के साहित्यिक समन्वय को क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ के साहित्यिक समन्वय को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अगर हम शब्द का हित सहित लेंगे तो शब्द और अर्थ के लोक कल्याणकारी भाव को काव्य कहेंगे। अगर हम साहित्यिक समन्वय का अर्थ लेंगे तो परिभाषा का स्वरूप चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और उसमें शब्द और अर्थ का जो साहित्यिक समन्वय है वही काव्य कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आचार्य भाम्य का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है। क्या है? काव्य अलंकार है। और ये शब्दार्थों सहितो काव्य। फिर है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ये 7वीं शताब्दी के हैं। ऐसे याद रखिए, हमें 7 प्रकार के दंड दिए। हम नहीं पढ़े तो टीचर ने हमें कितने प्रकार के दंड दिए? 7 प्रकार के। और भाम्य है को कर लीजिए, भाम्य है 6 है, भाम्य है 6 है, मतलब 6ठी शताब्दी, 6 शताब्दी। और अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भाम्य हैं, तो उन्होंने लिखा था काव्य अलंकार। ठीक है, अलंकार सिद्धांत के देखिए यहाँ पे अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भाम्य हैं, तो ये अलंकार सिद्धांत भी किसने लिखा था? काव्य अलंकार। इसमें नामारण काव्य अलंकार, इसमें भाम्य। चलिए आचार्य दंडी की परिभाषा देखते हैं। आचार्य दंडी ने 7वीं शताब्दी के अंतर्गत संस्कृत आचार्य थे। जो आचार्य दंडी हैं वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श, देखिए दंडी द से दंडी, और काव्य वो भाम्य था, वो काव्य अलंकार थे, अलंकार था उनका। यहाँ पे द से दंडी और द से काव्यादर्श, द से दंडी और द से दर्श में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से की है। किस प्रकार से? शरीर तावदिष्टार्थ व्यवछानी पदावली। यहाँ पे पदावली, पद और दंड, द से दंड, पद, अर्थात इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली को काव्य का शरीर मात्र है। क्या है? जो इष्ट क्या है? शरीरतार्थ है, इष्ट अर्थ। देखिए शरीर है ना, शरीर, यहाँ पे शरीर ताव इष्ट अर्थ, मतलब अर्थात इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली तो क्या है? काव्य का शरीर मात्र है। यहाँ स्पष्ट है कि आचार्य दंडी ने शब्द और अर्थ को काव्य का केवल शरीर मानते हैं। आचार्य दंडी क्या मानते हैं? जो शब्द और अर्थ है ना, उसको सिर्फ काव्य का केवल शरीर मात्र ही मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते नहीं हैं वो उनको। ठीक है, आचार्य दंडी अलंकार काव्य के प्रणेता थे। अलंकार के प्रणेता कौन थे? आचार्य दंडी अलंकार काव्य के प्रणेता थे। उनके अनुसार बिना अलंकार काव्य की सृष्टि असंभव है। क्या मानते थे जो आचार्य दंडी हैं? वो क्या मानते थे कि बिना अलंकार के काव्य की सृष्टि अनुभव असंभव है, क्योंकि अलंकार के बिना हम काव्य की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। फिर आचार्य वामन। आचार्य वामन है 8वीं शताब्दी के। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वान हैं। कौन है? संस्कृत विद्वान हैं। इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया। किसका? वामन। वामन बोलते हैं ना, वामन मतलब बामन, और बामन है वो कुछ भी करते हैं तो वो रीति रिवाज के अनुसार करते हैं, तो इनका संप्रदाय क्या है? रीति संप्रदाय है। ठीक है, उन्होंने अपने ग्रंथ
काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार अकेला किसका था? आचार्य भामह का था। और जो वामन है उनका क्या है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। किस प्रकार से? काव्य शब्दों अयम गुणमलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, अर्थात गुण और अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य के रूप में जाना जाता है। अर्थात गुण और अलंकार युक्त शब्द, ठीक है, गुण व अलंकार युक्त शब्द ही काव्य के रूप में जाना जाता है। आचार्य वामन ने आचार्य भामह और दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा दी है। क्वेश्चन बने कि आचार्य भामह और आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य वामन ने दी है। उन्होंने गुण और अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य माना है। किससे? जो गुण से भी परिपूर्ण हो और अलंकार से भी युक्त हो, वही शब्दार्थ क्या है? काव्य है। अपने काव्य लक्षणों में वामन ने दोषहीनता को भी स्थान दिया है। काव्य लक्षणों में वामन ने किसको स्थान दिया है? दोषहीनता को स्थान दिया है। क्वेश्चन आए कि अपने काव्य लक्षणों में दोषहीनता को स्थान किसने दिया है? वामन ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने। तो किसने दिया है? आचार्य वामन ने दिया है। फिर आते हैं आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट कौन है? तो आचार्य रुद्रट हैं वो 9वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। कौन सी शताब्दी के थे? 9वीं शताब्दी के। उन्होंने आचार्य भामह का अनुकरण करते हुए किसका अनुकरण किया है? तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन रहा कि आचार्य भामह का अनुकरण किसने किया? तो आचार्य रुद्रट ने किया। उन्होंने आचार्य भामह का अनुकरण करते हुए शब्द और अर्थ को ही काव्य माना है। उनके अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्य, मतलब सेम ही परिभाषा है, को काव्य की उचित परिभाषा माना। अलंकारवादी होते हुए भी आचार्य रुद्रट ने रस के सिद्धांत को अपने काव्य में अलंकारों की सत्ता मानी है। ठीक है, रस के सिद्धांत को अपने काव्य में अलंकारों की सत्ता किसने मानी है? तो आचार्य रुद्रट ने मानी है। और आचार्य जो रुद्रट है उन्होंने सेम टू सेम जो भामह ने किया था वही आचार्य रुद्रट ने कहा। फिर है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट कौन सी शताब्दी के हैं? तो ये 12वीं शताब्दी के हैं। ये भी संस्कृत विद्वान हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में काव्य प्रकाश है ना, काव्य प्रकाश मतलब मम्मट से मम्मी, और हमें प्रकाश में कौन करती है? हमारी मम्मी करती है। तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, काव्य की निम्न परिभाषा दी है। कैसे? तद 200 शब्दार्थों सगुणवन अलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात काव्य वह शब्द तथा अर्थ है जो दोषहीन हो, गुण से अलंकृत हो तथा कभी कभी अलंकारहीन भी हो सकता है। मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि काव्य में हमेशा ही हमें अलंकार से युक्त मिलेगा, गुण से युक्त मिलेगा, सब कुछ उसमें संपूर्ण मिलेगा। कभी कभी उसमें दोष भी हो सकता है, उसमें कमी भी हो सकती है। कमी और उसमें मतलब दोषहीनता और दोष या फिर अच्छा होना, ये एक जिंदगी के या फिर किसी काव्य के दो पहलू हैं। कहीं पे अच्छाई भी मिलेगी तो कहीं पे बुराई भी मिल सकती है। इस प्रकार से बताया इसमें। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 4 लक्षण हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने लक्षण हैं? तो 4 लक्षण हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, शब्दार्थों में क्या है? मम्मट ने काव्य को शब्द तथा अर्थ का योग माना है। मम्मट ने काव्य को क्या माना है? शब्द और अर्थ का योग माना है। उन्होंने आचार्य भामह, वामन, रुद्रट आदि काव्य आचार्यों का अनुसरण किया। क्योंकि देखिए, भामह, वामन और रुद्रट, भामह 6वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी और रुद्रट हैं वो 9वीं शताब्दी। इन्होंने तीनों ने ही काव्य किसका अनुसरण किया? क्या परिभाषा दी है? शब्द और अर्थ का योग ही काव्य है। तो इन्होंने जो मम्मट हैं, इन्होंने भामह, वामन और रुद्रट जो काव्य आचार्य हैं इनका अनुसरण किया है। इस मत के अनुसार काव्य न तो शब्द के सौष्ठव का परिणाम है और न ही अर्थ के सौंदर्य का। इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों काव्य की सृष्टि करते हैं। काव्य की सृष्टि कौन करते हैं? काव्य का निर्माण कौन करते हैं? तो शब्द भी करते हैं और अर्थ भी करते हैं। और ये कौन कर रहे हैं? मम्मट कर रहे हैं। और
किस किस आचार्य ने ये बात कही थी? तो वामन ने भी कही थी, वामन ने और रुद्रट ने कही थी। और उनका अनुसरण किसने किया है? तो मम्मट ने किया है। फिर है ऐदोसो। ऐदोसो में क्या है? मम्मट के अनुसार काव्य दोषहीन होना चाहिए। और ये परिभाषा हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि आचार्य वामन ने भी अपने काव्य में दोषहीन माना है, परंतु आचार्य जो विश्वनाथ हैं उनके अनुसार काव्य कभी दोषहीन हो नहीं सकता। ये बात कौन कह रहा है? जो आचार्य विश्वनाथ है ना, वो कह रहे हैं कि आचार्य कभी जो काव्य है वो कभी दोषहीन नहीं हो सकता। कभी कितना भी सावधान हो लेकिन काव्य में दोष आ ही जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य कभी दोषहीन हो ही नहीं सकता। कवि कितना भी सावधान हो लेकिन काव्य में दोष आ ही जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य में दोष होने पर उसका काव्यत्व बना रहता है, भले ही सौंदर्य थोड़ा बहुत व्याघात हो सकता है। मतलब काव्य में अगर दोष है भी तो भी वो काव्यत्व बना रहता है। भले ही उसके सौंदर्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन काव्य में दोष होना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें दोष होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि काव्य दोषहीन हो सकता है। ये परिभाषा किसकी है? तो आचार्य मम्मट ने दोषहीन भी बताया, और दोषहीन और दो आचार्यों ने बताया है, वो है विश्वनाथ और आचार्य वामन। फिर दिया है सैगुणों। सैगुणों में कौन है? सैगुणों में है मम्मट ने काव्य को गुणयुक्त माना है, लेकिन यहाँ आचार्य विश्वनाथ मम्मट से सहमत नहीं है। क्या है? आचार्य विश्वनाथ थे, वो मम्मट के जो दोषों नहीं दोषौ थे, मतलब दोष हीन बताया था, नहीं हो सकता काव्य, वो बताया था उन्होंने, तो उसमें वो सहमत थे, क्योंकि काव्य दोषहीन नहीं हो सकता है, मतलब उसमें दोष मिलते ही मिलते हैं। लेकिन जो सैगुणों है उसके जो मम्मट हैं वो तो कहते हैं कि काव्य है वो गुणयुक्त होना चाहिए। लेकिन जो आचार्य विश्वनाथ हैं वो मम्मट की इस बात से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार गुण शब्द अर्थ के नहीं अपितु रस के धर्म है। क्या बोल रहे हैं? जो गुण है वो शब्द अर्थ के नहीं अपितु रस के धर्म है। मम्मट ने काव्य में गुण के पक्ष में आचार्य बलदेव उपाध्याय अपना मत रखते हुए कहते हैं कि रस की अभिव्यक्ति गुण की सत्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, आचार्य बलदेव उनका बात से सहमत है। फिर है अन हाँ अलंकृति पुनः क्वापी। आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है। क्या बताया? कि अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है। मम्मट का मानना है कि अलंकार के न होने से काव्य का काव्यत्व समाप्त हो जाएगा अथवा नष्ट हो जाएगा। आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि अगर अलंकार नहीं होगा ना काव्य में, तो काव्य का काव्यत्व है वही नष्ट हो जाएगा। अलंकारवादी आचार्यों ने मम्मट के इस मत की आलोचना की है, परंतु आचार्य मम्मट रसवादी कवि थे। आचार्य मम्मट कैसे कवि थे? रसवादी कवि थे, इसलिए उन्होंने काव्य में गुण और रस पर बल दिया है। फिर है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य हैं। उन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है। उनका काव्य ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन करते हुए उन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। जो आचार्य मम्मट हैं उनके जो काव्य लक्षण हैं उनका खंडन किसने किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने किया है। और खंडन करते हुए उन्होंने परिभाषा दी है, क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्य, अर्थात जो रस से पूर्ण वाक्य है वही काव्य है। इस परिभाषा में रस को ही काव्य माना जाता है। इस परिभाषा में किसको माना जाता है? रस को ही काव्य माना जाता है। ये किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की है। जबकि पूर्व आचार्य, मतलब जो पहले के आचार्य हैं, उन्होंने काव्य में शब्दार्थ, अलंकार और सगुण की निष्पत्ति की है। यहाँ पे देखिए बाबू गुलाब राय क्या कह रहे हैं। बाबू गुलाब राय ने उपर्युक्त परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि
वाक्य से कला पक्ष तथा रसात्मक से अनुभूति पक्ष की अभ्यंजना होती है। किससे? जो वाक्य है ना उससे तो कला पक्ष की, और जो रस है उससे अनुभूति पक्ष की अभिव्यंजना होती है। परंतु जो यहाँ पे जो बाबू गुलाब राय हैं वो क्या कहते हैं कि जो वाक्य है वो तो कला पक्ष का, जो रस है वो अनुभूति पक्ष का। वाक्य है वो कला पक्ष का और रस है वो अनुभूति पक्ष की अभिव्यंजना करता है। बल्कि लेकिन जो भागीरथ मिश्र के अनुसार क्या है, रस ही काव्यार्थ, रस को ही काव्यार्थ लें तो काव्य क्षेत्र संकीर्ण हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, अगर रस को ही काव्य का अर्थ ले लेंगे ना तो काव्य क्षेत्र संकीर्ण मतलब संकुचित मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है, आगे किसने क्या कहा है, हाँ काव्य के लक्षण ही पढ़ रहे हैं हम। देखिए यहाँ रस का अर्थ माधुर्य और सरसता समझने से परिभाषा को व्यापक रूप मिलेगा। मिश्र जी का कहना है कि यदि रस ही काव्य होगा तो बिहारी और केशव की रचनाएं काव्य क्षेत्र के बाहर हो जाएंगी। ये कौन कह रहे हैं, भागीरथ मिश्र कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अधिकांशतः अलंकार और उक्ति व चित्रीय को स्थान दिया। किसने दिया, जो केशव और बिहारी हैं उन्होंने अपने जो काव्य शास्त्र है उसमें अलंकार और उक्ति व चित्रीय को ही स्थान दिया है। तभी मिश्र जी कह रहे हैं कि अगर रस ही काव्य होगा ना तो बिहारी और जो केशव हो उनकी रचनाएं काव्य चित्र के बाहर हो जाएंगी। फिर है पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ कौन सी शताब्दी के हैं, तो पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में, ठीक है, पंडित जगन्नाथ की का ग्रंथ कौन सा है, रस गंगाधर में क्या लिखा उन्होंने, काव्य के निम्न लक्षण बताएं। क्या है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। क्या है, जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता है वही शब्द ही काव्य है। यहाँ रमणीय शब्द अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो फिर बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है, बाबू गुलाब राय के अनुसार यहाँ रमणीय का अर्थ है मन को लीन करने वाला या रमाने वाला। क्या है रमणीय का अर्थ, मन को लीन करने वाला या रमाने वाला। उनका मानना है कि रमणीयता के अंतर्गत रसात्मकता, क्या बोल रहे हैं कि जो रमणीयता है उसके अंतर्गत रसात्मकता और अलंकार आदि के चमत्कार भी आ जाते हैं। किसमें, जो रमणीय है ना उसी में तो रसात्मकता भी आ जाती है और अलंकार आदि हैं उसके चमत्कार भी आ जाते हैं। अतः रमणीय शब्द का अर्थ व्यापक रूप में लिया है इन्होंने, संकुचित नहीं लिया है। जो बाबू गुलाब राय हैं उन्होंने रमणीय का अर्थ व्यापक रूप में लिया, मतलब विस्तृत रूप में लिया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने क्या कहा है, उन्होंने उक्त व्याख्या की आलोचना की है। जो इन्होंने परिभाषा दी है उसकी आलोचना किसने की है, तो भागीरथ मिश्र ने की है। उनके अनुसार शब्द में अर्थ की रमणीयता नहीं रहती। शब्द में क्या है, शब्द में अर्थ की रमणीयता नहीं रहती बल्कि वाक्य में रमणीयता प्राप्त होती है। एकमात्र शब्द होता है ना उसमें रमणीयता नहीं प्राप्त होती है बल्कि पूरा वाक्य होता है उसमें रमणीयता प्राप्त होती है। अतः शब्द के स्थान पर वाक्य का प्रयोग करना चाहिए था। कौन कह रहे हैं ये बात जो बाबू गुलाब राय ने कही है शब्द का नाम लेके, वहीं पे शब्द के स्थान पे जो भागीरथ मिश्र हैं वो क्या बता रहे हैं कि वाक्य का नाम होना चाहिए था। निष्कर्ष तय है, कहा जा सकता है कि आचार्य मम्मट ने काव्य की जो परिभाषा व लक्षण दिए वो उपयुक्त और तर्कसंगत है। इनमें सभी में जिस किसी की भी परिभाषा है उसमें जो आचार्य मम्मट है उनकी परिभाषा है वो उपयुक्त और तर्कसंगत है। हिंदी आचार्यों के काव्य लक्षण, हिंदी आचार्यों के काव्य लक्षण देखते हैं। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों में काव्य के लक्षणों पर विचार किया। हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य हैं उन्होंने ही काव्य के लक्षणों पर विचार किया, क्योंकि जो रीतिकाल में जो रीतिबद्ध कवि थे ना उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे।
तो उन्होंने ही काव्य के लक्षणों का विचार किया था। आचार्य केशव दास जी कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता भित्त। क्या बताया है? केशवदास जी कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता भित्त। अर्थात जिस प्रकार सुवर्ण वाली सुलक्षणी सरस स्त्री बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता भी शोभायमान नहीं होती है। चिंतामणि कहते हैं, ये थी केशवदास की परिभाषा। और ये पंक्तियाँ भी आ सकती हैं। देखिए यहाँ से दो फायदे हैं। केशवदास हैं, उनकी पंक्तियाँ भी आ सकती हैं। ये यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता भित्त। ठीक है। फिर उसके बाद में चिंतामणि, ये भी क्या है? रीतिकालीन कवि हैं। इन्होंने कहा है, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो हुई, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। अर्थात सगुण अलंकार सहित दोष रहित, मतलब सगुण अलंकार सहित दोष रहित शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। किसको कहते हैं? जो सगुण अलंकार सहित हो और दोष से रहित शब्दार्थ हो, जिसमें दोष नहीं हो, वही क्या होता है? काव्य होता है। इस प्रकार रीतिकालीन विद्वानों ने अनेक काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं, फिर भी उनमें मौलिकता का अभाव है। आधुनिक युग के विद्वानों और आचार्यों ने काव्य लक्षणों की मौलिकता का विचार किया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिनके नाम के ऊपर द्विवेदी युग नाम पड़ा था। ठीक है। द्विवेदी जी ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार से की है। किस प्रकार से? देखिए, ये परिभाषा भी आ सकती है और इसमें ये भी आ सकता है कि ये कथन किसने कहा। तो ध्यान से इस परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रभाव उत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता। किसका? जो प्रभाव उत्पादक और मनोरंजक लेख हो, बात हो या वक्तृता हो, इसका नाम क्या है? कविता है। अतः इस परिभाषा के अनुसार कविता क्या होनी चाहिए? प्रभावी और मनोरंजक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कविता प्रभावी और मनोरंजक होनी चाहिए। ये किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है? चलिए बाबू गुलाब राय की परिभाषा देखते हैं। बाबू गुलाब राय ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रे देने वाली अभिव्यक्ति है। ध्यान से समझिएगा। काव्य क्या है? संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रे देने वाली अभिव्यक्ति क्या है? काव्य है। ठीक है। उपयुक्त परिभाषा में काव्य का मूल आधार क्या है? भाव प्रवणता है। परिभाषा में काव्य का जो मूल आधार क्या है? भाव प्रवणता है। और ये परिभाषा किसने दी है? बाबू गुलाब राय ने दी है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी। किस प्रकार से? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान अवस्था है, मतलब आत्मा की जो मुक्त अवस्था है, अगर आत्मा मुक्त होगी तो हमें ज्ञान दशा होगी। उसी प्रकार जो हृदय की मुक्त अवस्था होगी वो हमें रस दशा कहलाती है। ठीक है। क्या कहा है शुक्ल जी ने? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। मतलब जब हृदय की मुक्ति साधना होती है, उसमें जो मतलब हृदय आदमी का मुक्त हो जाता है, तो उसमें जो मनुष्य की जो वाणी होती है वो शब्द विधान करती आई है। मतलब उसकी वाणी से अपने आप ही शब्द प्रस्फुटित होने लगते हैं और वही कविता हो जाती है। मतलब जो भी कहानी, कविता कुछ भी लिखते हैं तो हमारे हृदय से निकलती हैं वो भावनाएं,
और वो हमारे मुंह पे आते हैं और वो हम लिख देते हैं। उपयुक्त परिभाषा में स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने काव्य में रसात्मकता और भावात्मकता को प्रधानता दी है। इस परिभाषा में रस को प्रमुखता दी गई है। किसको प्रमुखता दी गई है? रस को। अलंकार, उक्ति व चित्रीय आदि गुण हैं, अतः उक्त परिभाषा भी संकीर्ण कही जा सकती है। क्या बताया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी जो परिभाषा है उनको भी आचार्यों ने संकीर्ण बताया है। पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा दी गई काव्य लक्षण की परिभाषा किस प्रकार से है? पाश्चात्य समीक्षकों के कवियों ने काव्य में जो लक्षण प्रस्तुत किए हैं उनमें कुछ भाव प्रधान हैं और कुछ कला पक्ष को काव्य में स्थान दिया है। जो पाश्चात्य समीक्षक हैं उन्होंने क्या किया है, जो काव्य के जो कुछ लक्षण प्रस्तुत किए हैं उसमें कुछ तो भाव प्रधान है और कुछ क्या है, कला पक्ष है। चलिए हम देखते हैं हडसन ने क्या कहा। हडसन ने कहा कविता कल्पना और भाव के द्वारा जीवन की व्याख्या है। क्या है? हडसन ने कहा है कि कल्पना है, कविता है वो कल्पना और भाव के द्वारा जीवन की व्याख्या है। यहाँ हडसन ने कविता में कल्पना और भाव को प्रधानता देते हुए, किसको प्रधानता दी है? हडसन ने अपनी जो कविता है उसमें कल्पना और भाव को प्रधानता देते हुए उसे जीवन से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? जीवन से जोड़ा है। हडसन का यह मत भारतीय आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए काव्य लक्षणों के लगभग समान प्रतीत होता है। तो जो पाश्चात्य समीक्षक हडसन हैं उन्होंने जो भारतीय आचार्यों ने जो परिभाषाएं प्रस्तुत की है उसी से मिलती जुलती परिभाषा हडसन महोदय ने प्रतीत की है। फिर है कोलरिज। कोलरिज ने क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द ही काव्य है। कोलरिज ने क्या कहा है? कोलरिज में कल निकाल लीजिए, कल। सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द मतलब सर्वश्रेष्ठ क्रम से हम कार्य करेंगे वो ही हमारे लिए कल सर्वश्रेष्ठ बनेगा। तो सर्वश्रेष्ठ क्रम में जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है वही क्या है? काव्य है। ठीक है। उक्त परिभाषा में कोलरिज ने काव्य में कला पक्ष को प्रमुखता दी है। कोलरिज ने किस? कोल से कोल और कला, कोल और कला, इन्होंने जो कोलरिज ने जो परिभाषा दी है उसमें किसको महत्व दिया? इन्होंने किसको प्रमुखता दी है? तो कला पक्ष को प्रमुखता दी है। फिर है मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड, आ से अर्नोल्ड, आ से आलोचना। ठीक है। मूलतः काव्य जीवन की आलोचना है। मूलतः काव्य क्या है? जीवन की आलोचना है। फिर यहाँ चलिए यहाँ उक्त परिभाषा से काव्य का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है। जो ये परिभाषा दी है उन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने, इससे परिभाषा में कोई काव्य का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता, परंतु यहाँ यह स्पष्ट है कि काव्य का जीवन से गहरा संबंध है। काव्य का जीवन से क्या संबंध है? गहरा संबंध है। निष्कर्षतः है हिंदी आचार्यों और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समय अनुसार काव्य की परिभाषा बदलती रहती है। समय अनुसार जैसे जैसे समय बदलता है उसी प्रकार से काव्य की परिभाषा भी बदलती रहती है। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में नई कविता खरी नहीं उतरती है। ठीक है। अतः काव्य का सार्वभौमिक लक्षण यह हो सकता है कि मानवीय अनुभूति की भाषा द्वारा की गई, जो मानवीय अनुभूति की भाषा द्वारा मतलब मनुष्य की जो अनुभूतियां हैं उनको भाषा द्वारा की गई रसात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति ही काव्य कहा जा सकता है। क्या है? जो मानव की जो अनुभूति हैं उनको भाषा द्वारा की गई जो रसात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति है उसी को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जा सकता है। आज हमने पढ़ा है हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के हेतु मतलब कारण। हेतु क्या होता है? कारण, कि किस कारण से हिंदी काव्य शास्त्र लिखा गया, उसमें कौन से कारण थे। ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय भारत।